अक्सर सुनने में आता है कि कोई लेफ्ट विंग की विचारधारा का व्यक्ति है तो कोई राइट विंग की विचारधारा का व्यक्ति है। यहाँ पर सवाल उठता है कि ये लेफ्ट और राइट क्या होता है और यह कैसे तय होता है कि कोई विचारधारा लेफ्ट विंग की है या राइट विंग की है। इस सवाल का जवाब हमें इस बात के उत्तर में मिलेगा कि अक्सर सरकारों के खिलाफ आंदोलन क्यों होते हैं, क्यों अक्सर लोग सड़कों पर उतरकर अपनी नाराजगी दर्ज कराते हैं या सत्ता परिवर्तन की मांग करते हैं। इस बात को यानी लेफ्ट या राइट की विचारधारा को हम एक कहानी से समझ सकते हैं और वो कहानी है फ्रांस की क्रांति की कहानी। फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी। वैसे तो दुनिया के हर एक हिस्से में, दुनिया के हर एक देश में, हर एक समाज में इस तरह की घटना घटी है, लेकिन फ्रांस की क्रांति की इस कहानी में इसके दो मुख्य किरदारों को एक एक नया नाम मिल गया, लेफ्ट और राइट। फ्रांस की क्रांति को समझने के लिए सबसे पहले हमें हमारे समाज को, हमारे गांव को और हमारे देश को थोड़ा गौर से देखना होगा। हमें हमारे समाज में एक साफ विभाजन दिखाई देगा। हमें दिखाई देगा कि हमारे समाज में दो धड़े हैं। एक पक्ष के लोग सैकड़ों या कहें हजारों सालों से समृद्ध हैं, संसाधन संपन्न हैं, सत्ता में हैं, शासन में हैं, व्यापार में हैं, शिक्षा जगत में हैं, मीडिया में हैं, विश्वविद्यालयों में हैं, ट्रस्टों में हैं और बड़ी बड़ी नौकरियों में हैं और इनका जीवन हमेशा से आराम में चला आ रहा है। जबकि दूसरा धड़ा वंचित है, शोषित है, गरीब है, किसान है, मजदूर है या फिर छोटा मोटा व्यापारी है। ये लोग खुद की मेहनत पर जिंदा हैं, सत्ता के आराम से दूर हैं, गांवों में हैं या गांवों से भी दूर जंगलों में हैं, समाज की मुख्य धारा से कटे हैं, सरकार प्रशासन की नजरों, हाथों, चिंताओं और पहुंच से दूर ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन यापन की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक बार जरा सोच कर देखिए, जो व्यक्ति किसी तरह अपना घर चला पा रहा है, ऐसा व्यक्ति सत्ता तक पहुंचने की लड़ाई कैसे लड़ सकता है? और ये लोग सत्ता तक पहुंचने की बात तो दूर, प्रशासन से एक सर्टिफिकेट बनवाने का समय भी नहीं निकाल पाते। हमारे समाज में रहने वाले अधिकांश लोग इसी भरण पोषण के चक्र में फंसकर रह जाते हैं, जबकि पहला पक्ष जो सदियों से हमारे समाज में, हमारे शासन में शीर्ष पर बैठा हुआ है, उसे अपनी स्थिति का लगातार फायदा मिल रहा है, जबकि दूसरा धड़ा जो समाज के निचले हिस्से में है, उसे भी अपनी स्थिति के कारण लगातार नुकसान हो रहा है। समाज के इस विभाजन को समझना फ्रांस की क्रांति को समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर हम फ्रांस की क्रांति के हर एक पहलू पर विचार नहीं करेंगे। आज हमारे लिए इसके सामाजिक और थोड़ा बहुत आर्थिक और राजनीतिक पहलू को देखना समझना जरूरी है। तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी, यानी 1789 में, और इस क्रांति के कारण थे राजनीतिक भ्रष्टाचार, सामंतवादी उत्पीड़न, आर्थिक संकट, सामाजिक असमानता और भेदभाव। उस समय फ्रांस में एक राजा का शासन हुआ करता था। जैसे भारत के अलग अलग हिस्सों में राजशाही थी, वैसे ही फ्रांस में भी एक ही राजवंश का शासन हुआ करता था और इस वंशानुगत राजतंत्र में राजा के पास पूरी शक्ति थी, राजा के पास सारी शक्तियां थी। इन शॉर्ट, राजा ही देश का मालिक था। उस समय फ्रांस में समाज 3 वर्गों में विभाजित था। पहला वर्ग था पादरी वर्ग, जिसका संबंध था धार्मिक संस्थानों से। दूसरा वर्ग था कुलीन वर्ग, ये लोग राजा और शासन प्रशासन से जुड़े हुए काम करते थे। और तीसरा वर्ग था आम लोगों का, सामान्य लोगों का, जो किसान थे, मजदूर थे, छोटे व्यापारी थे, शिक्षक थे और चिकित्सक वगैरह, ये छोटे मोटे काम करते थे। अगर हम भारत या दुनिया के किसी भी दूसरे समाज को देखेंगे, ठीक से देखेंगे, तो कुछ कुछ इसी तरह का बंटवारा समाज में हमें दिखाई देगा। पहले और दूसरे वर्ग यानी पादरी और कुलीन वर्ग को उस समय के फ्रांस में टैक्स नहीं देना होता था। कुल जनसंख्या में इनकी गिनती थी सिर्फ 1%, और इन 1% लोगों के पास देश की 1/4 संपत्ति का मालिकाना हक था। 1% लोगों के पास 1/4 संपत्ति थी और उस पर उन्हें टैक्स नहीं देना होता था। जबकि तीसरा वर्ग यानी सामान्य लोग, आम लोग, कर के बोझ से दबे हुए थे। किसानों को अपनी कुल आय का 80% टैक्स देना होता था। इतना ही नहीं, इन लोगों को ऊपरी वर्ग के लिए बिना वेतन के, बिना मेहनताने के काम भी करना पड़ता था। कुल मिलाकर तीसरा वर्ग यानी आम लोग कम वेतन, शोषण, अपमान और अधिकारहीनता से ग्रसित थे। फ्रांस के समाज में उस समय एक छोटा सा मध्य वर्ग भी था,
जो तीसरे वर्ग की तरह शोषित या अपमानित तो नहीं था, लेकिन उसके पास भी उच्च वर्ग के लोगों की तरह समानता और राजनीतिक अधिकार नहीं थे। कुल मिलाकर इस समाज में एक वर्ग ऐसा था जिसे सरकार से, सत्ता से, राजा से लगातार फायदा मिल रहा था, जबकि दूसरा वर्ग ऐसा था जिसे सरकार से कोई फायदा नहीं मिल रहा था। एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण कर रहा था। एक वर्ग ऐसा था जिसके पास अधिकार थे, सम्मान था, धन था, संपत्ति थी और भोग विलास की सारी वस्तुएं थी, जबकि दूसरा वर्ग शोषित था, दमित था, करों के बोझ से दबा हुआ था। उसके पास अधिकार नहीं थे, उसके पास समानता नहीं थी, समाज में उसका सम्मान नहीं था और उन्हें बहुत कम या बिना वेतन के काम करना पड़ता था। प्रशासन और कानून के उच्च पद भी सिर्फ और सिर्फ उच्च वर्ग के लिए आरक्षित थे और समाज का निचला लेकिन बहुसंख्यक वर्ग शासन, प्रशासन, सत्ता और अधिकार से दूर स्वयं को वंचित और शोषित महसूस कर रहा था। और यही वह वंचना का भाव है जिसने निम्न वर्ग के लोगों में उच्च वर्ग के लोगों के साथ समानता की इच्छा को जन्म दिया। शासन व्यवस्था के खिलाफ लोगों में असंतोष और गुस्सा फैल रहा था और इस तरह की कई घटनाएं हुई। समाज इस मुद्दे को लेकर बढ़ चुका था। एक पक्ष के लोग पुरानी व्यवस्था को बदलना चाहते थे और दूसरे पक्ष के लोग पुरानी व्यवस्था को बनाए रखना चाहते थे। सीधी सी बात है कि जिस व्यक्ति को पुरानी व्यवस्था से फायदा मिल रहा था वो पुरानी व्यवस्था को बनाए रखने के पक्ष में था, और जिस व्यक्ति को पुरानी व्यवस्था से शिकायतें थी और जिस व्यक्ति को पुरानी व्यवस्था के कारण नुकसान हो रहा था, ऐसा व्यक्ति पुरानी व्यवस्था को बदलने की मांग कर रहा था। जब पुरानी व्यवस्थाएं या चली आ रही व्यवस्थाएं किसी व्यक्ति, वर्ग या समुदाय को नुकसान पहुंचाती हैं या शोषण करती हैं, तब लोग व्यवस्था को बदलने के लिए उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, उसे बदलने की मांग करते हैं और इस तरह की मांगों को लेकर अक्सर आंदोलन खड़े होते हैं। उस समय फ्रांस में नेशनल असेंबली की बैठकों में जो लोग राजा के सीधे हाथ पर बैठे वे पुरानी व्यवस्था के पक्षधर थे, राजा के समर्थक थे और राजतंत्र के समर्थक थे। ये लोग चाहते थे कि पुरानी व्यवस्था इसी तरह चलती रहे जैसे चलती आ रही है, क्योंकि उन्हें पुरानी व्यवस्था से फायदा मिल रहा था। और लेफ्ट में यानी लेफ्ट वाले हाथ पर वे लोग बैठे जो पुरानी व्यवस्था को बदलना चाहते थे, राजा और राजतंत्र को खत्म करना चाहते थे, जो लोग व्यवस्था परिवर्तन के लिए लड़ रहे थे। इनकी मांग थी कि अब राजतंत्र की जगह गणतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्था होनी चाहिए, यानी राजा के बेटे को राजा बनाने वाली व्यवस्था खत्म होनी चाहिए और जनता के बीच से देश का सर्वोच्च प्रतिनिधि चुना जाना चाहिए। यहीं से लेफ्ट और राइट का विचार चला और आज भी दुनिया भर में लोगों को उनके विचारों के आधार पर लेफ्ट विंग का या राइट विंग का कहा जाता है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि फ्रांस में जो लेफ्ट वाले लोग थे वे आम लोग थे, किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी और सत्ता के लाभ से वंचित और सत्ता के शोषण से ग्रसित लोग थे। चूंकि ये लोग बदलाव के पक्ष में थे इसलिए इन्हें प्रो चेंज भी कहा जाता है। जबकि राइट में वे लोग थे जिन्हें शासन, प्रशासन और धार्मिक संस्थानों से फायदा मिल रहा था। उच्च वर्ग और धार्मिक संस्थानों से जुड़े लोग संपत्ति और अधिकार संपन्न थे और पुरानी व्यवस्था के पक्षधर थे, इसलिए इन्हें स्टेटस कोइस्ट भी कहा जाता है, यानी ऐसे लोग जो पुरानी व्यवस्था को, जो चली आ रही व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं। यहाँ तक की बात से हम यह कंक्लूड कर सकते हैं कि जो लोग वर्तमान व्यवस्था के पक्ष में होते हैं उन्हें राइट विंग का कहा जाता है और जो लोग वर्तमान व्यवस्था को बदलना चाहते हैं उन्हें लेफ्ट विंग का कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठता है कि मान लीजिए कहीं पर किसी देश में लेफ्ट विंग वाली सरकार है और कुछ लोग उस लेफ्ट विंग वाली सरकार का विरोध करते हैं, उस सरकार को बदलना चाहते हैं। तो सवाल है कि यहाँ पर लेफ्ट विंग वाला कौन होगा और राइट विंग वाला कौन होगा। सरकार का पक्ष लेने वाले लोग राइटिस्ट हैं और सरकार का विरोध करने वाले लोग लेफ्टिस्ट हैं। इस बात को पूरी तरह से सही नहीं माना जाता। हमें सिर्फ शाब्दिक अर्थों को नहीं बल्कि बातों में छिपे अर्थों को देखना चाहिए। एक बार फिर से देखते हैं फ्रांसीसी क्रांति को। फ्रांस की क्रांति की कहानी में हमने देखा कि सत्ता के पक्ष में जो लोग थे वे लोग प्रभुत्वशाली थे, उन्हें समाज में ऊंचा दर्जा प्राप्त था, वे उच्च पायदान पर थे,
उनके पास राज्य को चलाने की शक्ति थी, धन था, सारे अधिकार थे, उनको पीढ़ी दर पीढ़ी इस व्यवस्था का फायदा मिल रहा था और ये लोग सैकड़ों हजारों वर्षों से शक्ति, सत्ता, अधिकारों का सुख भोग रहे थे। इनको समाज के सभी लोगों ने मिलकर नहीं चुना था। हो सकता है कि सैकड़ों सालों पहले या हजारों सालों पहले उनके पूर्वजों को किसी आदिम लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत चुना गया हो। जब हमारा समाज कबीलाई काल में था तब सारे लोग बराबर थे, सारे लोग एक जैसे घरों में रहते थे, एक जैसे कपड़े पहनते थे, एक जैसा खाना खाते थे और सारे लोग एक ही तरह का काम करते थे और ये लोग मिलकर अपना एक मुखिया चुन लेते थे। फिर शायद कुछ ऐसा हुआ होगा कि एक परिवार से ही कई मुखिया चुन लिए गए और आगे चलकर यह प्रक्रिया एक वंशवादी प्रक्रिया बन गई और जो लोग शासक के सहायक थे, जिनकी मदद से शासक अपना शासन चलाता था, उनको भी पीढ़ी दर पीढ़ी सत्ता का लाभ मिलता रहा। धर्म और धर्म से जुड़ी संस्थाएं भी अक्सर शासक और उच्च वर्ग के बहुत ज्यादा करीब होती हैं। अनुभव के आधार पर यह कहा जा सकता है कि उच्च वर्ग और धर्म से जुड़े लोगों का एक आर्थिक और विचारधारात्मक गठबंधन दिखाई देता है। ये लोग इस व्यवस्था के पक्ष में थे क्योंकि इनको इस व्यवस्था से फायदा मिल रहा था। दूसरी तरफ जो लोग परिवर्तन चाहते थे, उनकी स्थिति उस समृद्ध, प्रभावशाली, धनवान, अधिकार संपन्न और सत्तासीन वर्ग से बिल्कुल विपरीत थी। इनके पास अपनी रोजी रोटी के अलावा कुछ भी नहीं था, बल्कि उनके ऊपर भारी भरकम टैक्स लगाया जाता था और उन्हें उच्च वर्ग के लिए मुफ्त काम भी करना पड़ता था और ये पूरी व्यवस्था सैकड़ों या कहें हजारों सालों से चली आ रही थी। अब यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि ये लोग जो पुरानी लंबी चली आ रही व्यवस्था के पक्ष में होते हैं, उन्हें राइटिस्ट कहा जाता है और जो इसके विरोध में होते हैं, उन्हें लेफ्टिस्ट कहा जाता है, भले ही सरकार किसी की भी हो। समाज में इस तरह का विभाजन दुनिया के दूसरे देशों में भी दिखाई देता है। उदाहरण के लिए यूएसए में एक तरफ गोरे लोग हैं, दूसरी तरफ काले लोग हैं। वैसे ही भारत में एक तरफ उच्च जाति के लोग हैं, दूसरी तरफ तथाकथित निम्न जाति के लोग हैं। यूएसए हो या चाहे भारत हो, शासन प्रशासन के ऊंचे पदों पर शासन करने वाले लोगों में, विश्वविद्यालयों के पदों पर, मीडिया और अखबारों में, व्यापार जगत में और धार्मिक संस्थानों पर सिर्फ कुछ जातियों का या कुछ खास रंग के लोगों का ही प्रभुत्व है। क्यों कुछ खास जातियों के लोग ही इतने ज्यादा पढ़े लिखे और अधिक अमीर होते हैं। और दूसरी तरफ भी देखें तो मजदूरी करने वाले लोग, रेहड़ी पटरी वाले लोग, स्ट्रीट वेंडर्स और सफाई कर्मचारी लोग भी सिर्फ कुछ खास जातियों के लोग ही क्यों होते हैं। यूएसए और भारत में भी कुछ लोग चली आ रही व्यवस्था के पक्ष में हैं, जबकि कुछ लोग इस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। हम हमारे आसपास के समाज को यदि देखेंगे तो देखकर हम इस बात को साफ साफ तौर पर बता सकते हैं कि कौन हमेशा से लाभ की स्थिति में रहा है और कौन ऐतिहासिक रूप से वंचना को झेल रहा है, कौन स्टेटस कोइस्ट है, कौन प्रो चेंज है, किसका झुकाव लेफ्ट की तरफ है और किसका झुकाव राइट की तरफ है। लेकिन यहाँ पर हमें एक बात ध्यान रखनी होगी कि हम लोगों को, समाज को या पॉलिटिकल पार्टीज को सिर्फ लेफ्ट या राइट के खाके में बांटकर नहीं देख सकते, क्योंकि हम किसी मामले में राइटिस्ट होते हैं और हम खुद किसी अन्य मामले में लेफ्टिस्ट भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए एक ब्लैक आदमी चाहता है कि उसे व्हाइट लोगों के बराबर अधिकार मिले, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वह महिलाओं को अधिकार देने के मामले में इस तरह की खुली सोच न रखता हो। यहाँ पर यह ब्लैक व्यक्ति व्हाइट लोगों से अधिकार लेने के मामले में लेफ्टिस्ट अप्रोच रखता है, लेकिन महिलाओं को अधिकार न देने के मामले में राइटिस्ट अप्रोच रखता है। इसी तरह जेंडर इक्वालिटी की बात करने वाली एक महिला थर्ड जेंडर को अधिकार देने के मामले में उस तरह का विचार न रखती हो। यहाँ पर भी जब वह जेंडर इक्वालिटी की बात करती है तो लेफ्टिस्ट विचारधारा की बात करती है, और जब वह थर्ड जेंडर को या अपने से नीचे किसी अन्य जेंडर को अधिकार न देने की बात करती है तो यहाँ पर उसका अप्रोच राइटिस्ट होता है। हो सकता है कि ऊंची जातियों से अधिकार लेने के लिए लड़ने वाला व्यक्ति नीची समझी जाने वाली जातियों को घृणा के भाव से देखता हो, या व्यापारी से दाम लेने के लिए लड़ने वाला किसान मजदूरों को सही मजदूरी न देता हो। इस तरह से एक व्यक्ति के भीतर ही लेफ्टिस्ट या राइटिस्ट दोनों तरह की अप्रोच पाई जाती है।
इस तरह का व्यवहार हम अपने अंदर भी देख सकते हैं। इसलिए मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि कुछ लोग या पॉलिटिकल पार्टीज राइटिस्ट ज्यादा होती है और कुछ लोग और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज लेफ्टिस्ट ज्यादा होती हैं। आज के दौर में सारे राजनीतिक दल भी स्पष्ट तौर पर विचारधारा को पकड़कर नहीं बैठे हैं। लेफ्ट और राइट का जो विचार फ्रांसीसी क्रांति से चला आ रहा था, अब पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन मोटे तौर पर हमारे समाज को समझने में हमारी मदद करता है। हम पूरी तरह से लोगों को या पॉलिटिकल पार्टीज को, देश को या सरकारों को लेफ्टिस्ट या राइटिस्ट नहीं कह सकते। हाँ, हम इतना जरूर कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति का, पॉलिटिकल पार्टी का या सरकार का झुकाव किसी एक विचारधारा की तरफ थोड़ा सा ज्यादा होता है।